पार्ट ले रहे हैं द आंसर्स ऑफ आवर टेस्ट, वो तो खैर आपको पता है बेसिकली, तो इट्स एन एक्सप्लेनेशन। तो पेपर के हिसाब से अगर मैं नंबरिंग चलाऊँ, केमिस्ट्री का पहला सवाल जो था वो पेपर में इट वाज 21। तो उस 21 का जवाब जो है उसमें हमने बहुत सीधा सवाल था कि गैस ऑक्यूपाइज 11.2 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी, तो इन मोल्स उसका अमाउंट कितना होगा। सो मेरे ख्याल में ये तो आप सबको अंदाजा है कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब 1 मोल है, तो 11.2 उसका आधा है, हाफ मोल होगा। ज़बानी कर लिया, अच्छी बात है, वरना कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। तो 11.2 इज इक्वल्स टू 0.5 मोल। फिर इसके बाद 22, when a sample of oxygen gas is in a closed container at constant volume is heated until its temperature double, which of the following is also double। तो अगर आपको ख्याल आए, जब मैंने कह दिया sample of gas, it means I keep the mass or mole constant, और वॉल्यूम तो हमने लिख ही दिया कांस्टेंट। इसका मतलब है ये कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट मास पर या कांस्टेंट मोल पर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है, जिसे कहते थे प्रेशर टेम्परेचर लॉ। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो और आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो गैस का, तो ऑप्शन बी, तो एक तरह का फैक्चुअली था हमारा। 23, a gas column is filled with mercury and inverted in a pool of mercury. The mercury column stabilizes at a height of 735 millimeter above mercury of the atmosphere। सवाल ऐसे बनाया जैसे पता नहीं हम क्या बताना चाहिए, लेकिन सिंपली द क्वेश्चन इज, आपका प्रेशर 735 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, उसे एटीएम में चेंज करना है। हमने पूरी स्टोरी जो बनाई वो उस कॉन्सेप्ट को एक तरह से आपके दिमाग में डालने के लिए बनाई कि जो हमने बताया था कि प्रेशर का यूनिट 7 से वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी होता है। तो वो इसलिए होता है कि प्रेशर मेजर करने के लिए हम जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें मर्करी की हाइट को हम प्रेशर के यूनिट के तौर पर लेते हैं। तो बहरहाल अगर मैं याद रखूं तो प्रेशर के कन्वर्जन्स में मैंने कहा था कि 1 ATM जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर होता है। इसलिए जब भी आपको प्रेशर मर्करी में दिया जाए और आपको उससे एटीएम में चेंज करना हो तो आप उसको 760 से डिवाइड करते हैं। तो 735 आपको दिया था, अगर आप इसे 760 से डिवाइड करें, बगैर कैलकुलेटर के कैसे करें तो थोड़ी अकल इस्तेमाल करें। 735 और 760 एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो आंसर जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो डी वाला ऑप्शन 1.03 तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपने देखना है जो 3 ऑप्शन गिवन है उसमें कौन सा 1 के बहुत क्लोज है, तो वो है सी। तो अगर आप बाकायदा कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो भी पता चल जाएगा, और अक्ल से फैसला करेंगे तो द आंसर इज मोस्ट लाइकली टू बी 0.9 समवेयर। तो वो 0.967 का एक ही ऑप्शन है। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो 1 से काफ़ी दूर हैं कंपैरेटिवली। 0.7 नहीं हो सकता इसका जवाब, 0.6 नहीं हो सकता। अगर आप डिवाइड करने की भी कोशिश करें अप टिल 1 डेसिमल प्लेस तो 0.9 आ ही जाएगा। इसलिए आपको खुद ही बगैर मेहनत किए ये जवाब मिल जाएगा। 24 में आपने कहा, नाउ देयर कम्स कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। Consider 3 flasks of volume of 1 liter each. Flask A contain ammonia, B contain NO2, C contain nitrogen. Which flask contain the largest number of molecules? तो आपको एवोगैड्रोस लॉ याद आएगा कि अगर आपके पास बहुत सारी गैसेस हों और आप उन तीनों को एक जैसे टेम्परेचर प्रेशर दें और उनका वॉल्यूम भी सेम हो तो फिर उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं, नो मैटर विच गैस इज दिस। तो आपने लिख दिया आप एसटीपी पर मॉलिक्यूल्स बताएं, इसका मतलब है तीनों गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड है। और पहली लाइन में लिख दिया कि तीनों गैसेस का वॉल्यूम 1 लीटर है। तो वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर अगर बराबर हो तो हर गैस में मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर होती है। इसलिए सही जवाब है डी, जिसमें लिखा है all flasks contains the same number of molecules. The air pressure in the inner tube of a tire of a typical racing bike is held at a pressure of 147 psi. Convert this pressure to ATM. Again वो जो conversion थे वो मैंने उस वक्त भी कहा था, these things are important। खास तौर पे देखिए वो यूनिट कन्वर्जन के जो ज़रा अनयूजुअल हैं, इतने इस्तेमाल नहीं होते ना, तो उनका वो ज़रूर पूछना। जैसे PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, जहाँ भी आपने इवन मैट्रिक से प्रेशर पढ़ते हुए अगर आ रहे हैं तो उसके यूनिट्स में इसका तस्करा ज़रूर हुआ होता है। इस्तेमाल किसी न्यूमेरिकल में नहीं करवाती क्योंकि ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम का है, हम लोग अमूमन वो सिस्टम यूज़ नहीं करते।
यूनिवर्सिटीज़ में जब आप जाएंगे तो करना पड़ेगा। तो अब इस हिसाब से 25 वाला जो है उसके हिसाब से आपको ये याद रखना था कि 1 ATM जो है वो 14.7 PSI होता है। तो ज़बानी अंदाज़ा हो रहा है कि 14.7 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 147 होता है, इसलिए 147 जो है वो 10 ATM के बराबर होगा और 10 ATM जो है वो मेरा ऑप्शन डी है। तो इससे पहले कि मैं अब 26 पे जाऊँ, देयर इज अ क्वेरी अबाउट साइमन, क्या पूछना चाहते हैं बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 22 समझा दे दोबारा। क्वेश्चन नंबर 20 समझा दे बेटा। दिस इज अबाउट प्रेशर टेम्परेचर लॉ। जब हमने आपको 3 लॉस पढ़ाए थे ना, चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, मैंने आपसे कहा था कि एक लॉ चार्ल्स ने खुद ही बना लिया था। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखें और प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एवरीबॉडी नो। लेकिन अगर फर्स्ट कर लें आप गैस को एक ऐसे कंटेनर में रखें जो फिक्स है, उसका वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता, चारों तरफ से जो दीवारें फिक्स हैं, कोई पिस्टन नहीं है जो ऊपर नीचे हो सके। इस सूरत में अगर अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और आप उसे हीट कर देते तो क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल्स को जगह तो आप और देंगे नहीं, दीवारें फिक्स हैं, तो अब जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स को मिलेगी उससे उनकी वेलोसिटी डबल होगी और वो जिस वेलोसिटी से दीवारों से टकराते थे उससे डबल वेलोसिटी से टकराएंगे। जिसका मतलब है पहले अगर एक दफा टकराते थे तो अब 2 दफा टकराएंगे। तो इस टकराने की तादाद बढ़ने से प्रेशर डबल हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम को तो आपने फिक्स कर दिया है। तो जब वॉल्यूम फिक्स हो तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है या टेम्परेचर डबल करने से प्रेशर डबल होता है। इस स्टेटमेंट को हमने कहा था प्रेशर टेम्परेचर लॉ। तो ये उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी आया है। ओके सर, ठीक थैंक यू। है, ये बेटा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। दिस शुड बी 26। अब यहाँ से थोड़े से हमने, मुझे लगा कि क्वेश्चंस को टफ तो किया था लेकिन बहरहाल ऐसा भी नहीं था। हम माशाल्लाह सही लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि इसमें इतनी गलतियां नहीं हुई होंगी। तो ये था गैसियस क्लोरीन is held in a 2 separate containers at identical temperature and pressure. The volume of container 1 is 1.01। तो इसमें देखिए आपको ये एवोगैड्रोस लॉ की डबल स्टेट फॉर्म की एप्लीकेशन है। आपको वॉल्यूम दिया गया है V1, क्लोरीन है 2 अलग अलग कंटेनर्स में। पहले कंटेनर की कहानी ये है कि उसमें कंटेनर का वॉल्यूम है 1.10 लीटर और उसमें इसके जो मोल्स हैं वो हैं 6.60 मोल। फिर दूसरा कंटेनर जो हमने आपको दिया है, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 2 इज 2.2 लीटर और उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप किस खेत की मूली हैं बताइए। तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है। ठीक होगी बात? तो जब ये फॉर्मूला बनता है तो बताइए N2 का क्या हिसाब होगा। तो N2 का वैसे तो जो बच्चा ज़रा ज़हीन है वो खुद ही हिसाब लगा दे भाई। 1.1 वॉल्यूम को हमने डबल करके 2.2 कर दिया है, तो जब वॉल्यूम डबल होगा तो नंबर ऑफ मोल भी डबल होंगे। तो 6.6 को डबल कर दीजिए, 13.2 आएगा। आप वो 13.2 डायरेक्ट लिख दें। आप कहते हैं नहीं जी ऐसे नहीं पता चलता सर, कैलकुलेट करके दिखाएं। N2 को उधर ले जाएं तो ये बनेगा V2 ओवर V1 मल्टीप्लाई बाय N1। खुद हिसाब लगा के देख लें। V2 जो है मेरे पास 2.2 है, V1 1.1 है, N1 6.6 है। खुद ही आएगा। 1.1 को कैंसिल करेंगे 1, ये 2, 6.6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13.2 लीटर आपका 13.2 मोल्स आपका जवाब आ जाएगा। तो ये है ऑप्शन ए। तो ये ऑप्शन ए था और ये क्वेश्चन था 26। अब 27 पर बात कर लेते हैं। उसपे भी इसी तरह का सवाल है। ये चेक बेसिकली बहुत ज़्यादा इसमें गैस लॉस का इम्पैक्ट आ रहा है ना, अच्छी बात है। 1.00 लीटर फ्लास्क at 25 degree centigrade and 725 torr contains gases methane, carbon dioxide and ethane C2H6 फ्लास्क AVC। इस फ्लास्क में नंबर ऑफ मोल्स 0.039 है। बड़ा आपसे ऐसे पूछा है कि आप बैठे हुए जो है आपको चूंकि वॉल्यूम दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया है, प्रेशर दे दिया है,
तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बैठ के जनरल गैस इक्वेशन लगाते फिरें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताना है किसमें 0.039 मोल ऑफ गैस है, और ऑप्शन ये है कि या तो ए है या बी है या सी है या तीनों है। तो अकल इस्तेमाल करें, अगर इन तीनों गैसेस के कंटेनर ए बी सी में वॉल्यूम 1 है, टेम्परेचर 25 है और प्रेशर 725, यानी अगर तीनों के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम है तो तीनों के मोल्स बराबर होने चाहिए। तो ये 0.039 या तो किसी का भी नहीं होगा या फिर सबका होगा। तो चूंकि किसी का भी नहीं होगा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब है सही जवाब है इन तीनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्लास्क ए का वॉल्यूम के नंबर ऑफ मोल 0.039 और बी के नाम, चूंकि अंडर द सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volumes of all gases contains equal number of moles according to the Avogadro's law, so they all must contain same number of moles and that is 0.039। तो अब अगर कोई ये कंफर्म करना चाहता है कि वो 0.039 है तो इत्मीनान से बैठ के कैलकुलेशन करता फिरे, लेकिन द कॉमन सेंस सजेस्ट ये कैलकुलेशन का नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जो भी नंबर ऑफ मोल है वो तीनों के सेम होने चाहिए, इसलिए आंसर डी इज द राइट आंसर। हाँ, अगर फर्स्ट कर लीजिए मैं इसमें ऑप्शन नन ऑफ दीज भी दे देता, तब आप कैलकुलेट करके देखते कि वो 0.039 है या नहीं है। चूंकि वो ऑप्शन नहीं दिया, इसका मतलब है ये नंबर ऑफ मोल्स तो सही है, सिर्फ ये बताना है किसके हैं, तो किसके नहीं है, सबके हैं। अच्छा, ये जरा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैंने 4 दफा सोचा था ये दूं या ना दूं, तो मुझे लगा कि इनको पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो वो है ना जो सेकेंड ईयर भी कर चुके, तो व्हाई नॉट। तो ये थोड़ा सा अकल वाला काम है। बहरहाल मुझे उम्मीद है बहुत ने किया होगा। तो यू आर होल्डिंग 2 बैलून, आपके पास 2 गुब्बारे हैं, ऑरेंज कलर का और ब्लू कलर का। तो वो जो ऑरेंज कलर का है, मेरे पास ऑरेंज तो नहीं है, मेरे पास रेड कलर है, तो मैं उसी से काम चला लेता हूँ। उसमें आपने कहा है कि नियॉन रखी गई है, और जो ब्लू कलर का है उसमें आपने कहा है कि ऑर्गन रखी गई है। और साथ ही में आपने ये कहा है द ऑरेंज बैलून हैज ट्वाइस वॉल्यूम। मैंने भी कोशिश की थोड़ा ऑरेंज वाले को बड़ा बना दूं, यानी रेड वाले को बड़ा बना दूं। Which of the following best represents the mole mass ratio of neon to argon in the balloons? देखिए, अगर इसका वॉल्यूम डबल है इसके वॉल्यूम से, तो अब दोनों गैसेस को आपने गुब्बारे में रखा है, कहीं कुछ और नहीं लिखा है ना। तो ये तो तय है कि दोनों बलून्स अगर मैंने अपने हाथों में होल्ड किए हुए हैं, यू आर होल्डिंग, तो इसका मतलब है दोनों का टेम्परेचर, प्रेशर सेम, दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। और दोनों का, ये तो नहीं हो सकता मेरे एक हाथ का टेम्परेचर कुछ और एक हाथ का कुछ और, जहां पर हम खड़े होते हैं आसपास एवरेज टेम्परेचर रिमेन सेम। तो इसका मतलब है अंडर द सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये एवोगैड्रो लॉ ही है। तो अगर इसका वॉल्यूम डबल है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स डबल होंगे, और ऑर्गन के नंबर ऑफ मोल्स इसके मुकाबले में हाफ होंगे। जिसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऑर्गन के नंबर ऑफ मोल्स x हैं तो नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स 2x होंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गन का वॉल्यूम अगर v है तो नियॉन का वॉल्यूम 2v है। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो भी वॉल्यूम ऑर्गन का है उससे डबल नियॉन का है। तो ऑर्गन के मोल्स अगर x हैं तो नियॉन के मोल्स 2x हैं। ठीक हो गई बात। तो मुझे तो मास रेशो चाहिए है, तो अगर इसके मोल्स 2x हैं और इसके मोल्स x हैं तो मैं मास रेशो कैसे निकालूंगा? मास रेशो का मतलब है कि, और ये भी मेंशन है, ऊपर नियॉन का मास, नीचे ऑर्गन का मास। तो ऊपर मास ऑफ नियॉन ये रेशो निकालना है, और नीचे मास ऑफ ऑर्गन। ठीक है, तो नियॉन का मास उसके मोल्स से निकलेगा, उसके मोल्स कितने हैं 2x, और मोल्स को मास में चेंज करना हो तो एटॉमिक मास या मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इस 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप इस 2x को नियॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 20, और ऑर्गन का नंबर ऑफ से इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। x से x कैंसिल, ऊपर क्या आया 40, नीचे क्या आया 40, रेशो क्या आया 1:1। तो लॉजिक भी जरा सी नई अंदाज की, लेकिन वही वाली बात है। ये है वो क्वेश्चन जिसके लिए मैंने बहुत पहले लेक्चर 1 में एक बात कही थी, लेकिन जब कही थी तो मुझे भी ये लगा कि शायद अभी नहीं, इसकी कोई एक अच्छी सी एग्जाम्पल होगी तब समझ में आएगी। उस वक्त मैंने आपसे कहा था, और पता नहीं उस वक्त आप में से कौन थे और कौन उस क्लास में नहीं थे,
मैंने आपसे कहा था कि जो हम क्लासेस ले रहे हैं, इफ अ पर्सन इज अ वेरी गुड इन थ्योरी, बड़ा अच्छा पढ़ता था, उसको सारा सिलेबस याद है, उसके दिल में ये बात आएगी, व्हाई शुड आई गो फॉर द प्रिपरेशन व्हेन आई एम वेरी गुड इन माय सिलेबस, मुझे उसकी हर चीज याद है, उससे कुछ भी सवाल पूछ ले मैं कर लूंगा। तो उससे वो कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले वो यकीनन कर लेगा। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इफ यू आर वेरी गुड इन थ्योरी इवन, ये आपको परेशान कर सकते हैं। ये उन्हीं में से एक सवाल है, किसको एवोगैड्रोस लॉ याद नहीं है यार, तो मैट्रिक में भी पढ़ा था। द क्वेश्चन इज, जब हम आपको उसी सवाल से कॉन्सेप्चुअल चीज बनाते हैं ना जिसमें हमें सोचना पड़े, तो अगर फर्ज कीजिए आप मुझे एक ऐसा क्वेश्चन ला कर दें, आप कहते हैं ना टीचर से पूछे सर फला सवाल हमने फला जगह देखा, जवाब बताइए। मैं आपको पूरे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, 30 ईयर्स हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए, और सिर्फ केमिस्ट्री, ठीक है ना। और सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, इट्स नॉट माय ओनली प्रोफेशन, आप यूँ समझ लें इट्स माय पैशन एज वेल। यानी कोई ज़बरदस्ती या हादसाती तौर पर टीचर बन गया हूँ, यूनिवर्सिटी का पोजीशन होल्डर था, मुझे टीचिंग ऑप्ट किया है, ये सारे गेट बंद होने तो पढ़ाना, तो पागल हूँ। अच्छा हाँ टाइम में मैं कहता हूँ कि अगर मुझसे कोई बच्चा एमसी है और वो सवाल मैंने उससे पहले, अब हमने इतना है कि होता ही है कि जब आप कोई चीज पूछते हैं तो वो हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ाई भी होती है, किसी ना किसी को जवाब भी होता है, सवाल देखते हैं हमें जवाब याद आ जाता है, खट से बता देते हैं, यानी मुझे वर्किंग भी नहीं करनी पड़ती, मुझे याद होता है कि इसका जवाब क्या है। लेकिन अगर आप मुझे कोई नया सवाल ला कर देते हैं, पूरे अल्लाह को हाजिर नाजिर जाके कह रहा हूँ, मैं 2 दफा सोचता हूँ, करता हूँ, ऐसा रखें कि आप सवाल पूछो मैं फौरन नहीं, मुझे ये खतरा होता है कि मुझसे गलती ना हो जाए, और अगर मैंने गलत बता दिया तो ज़्यादा सुक्की की बात है, और कभी कभी हो भी जाती है। यानी अगर एक नया सवाल आता है, मैं 2 दफा उसे पढ़ के पहले समझता हूँ कि पूछा क्या गया है, फिर उसके बारे में जवाब लिखता हूँ, फिर क्रॉस कंफर्म करता हूँ। यानी इट टेक्स 2 to 2.5 मिनट्स एटलीस्ट फॉर मी, मुझे। तो अब आप सोचिए, आप इम्तिहान दें और ऐसे 4 सवाल आ जाएं जिनको आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं था, प्रैक्टिस में भी कभी भी नहीं देखा था, तो आप पहले तो उसे पढ़ेंगे समझेंगे, आपका कितना टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हम इसलिए करा रहे हैं, इस तरह का एक और दफा सवाल आएगा, आपको लॉजिक समझ में आ गई, आप फौरन करेंगे। ये हमारा पॉइंट है, और इसीलिए मैंने डे 1 में इसके साथ एक और बात भी कही थी, ओ लेवल्स के पेपर्स करने की कोशिश कीजिए। ओ लेवल्स मैट्रिक है, लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चंस है ना, वो इसी तरह के, उनमें 2 बुराइयां हैं। पहली बुराई ये है कि वो आधे सफ़े के होते हैं, यानी एक लंबी तकरीर की भी होती है। वैसे ही अगर आपको समझ में भी आ जाए सवाल पहली दफ़ा में, तो भी पढ़ने में आपके 40 सेकंड तो बर्बाद हो जाएंगे। यानी वो टाइम खींच लेते हैं आपका, इतना बड़ा सवाल बनाते हैं कि बच्चे का पढ़ते पढ़ते टाइम लगता है। ये नहीं होता सवाल, फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा डिश, यूनिट ऑफ फला डिश, ऐसे करके सवाल नहीं बनाते हो। तो ये इसकी आदत डालेंगे, तो स्टैंडर्ड उनका बेशक एकेडमिकली मैट्रिक के करीब है, लेकिन उनके क्वेश्चन पूछने का अंदाज ऐसा हमें से काफी ज्यादा लोग भी रखते हैं। तो हमने इन सवालों में जो भी आप चला रहे हैं, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने ओ लेवल्स का ही उठाया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन मैंने अमेरिकन बोर्ड का उठाया था, ये कोई मेरे अपने से मैंने उठाए हुए होते हैं, तो अच्छा आपकी प्रैक्टिस होगी। बहरहाल ये मैंने पूरी चीज कर दी खामखाई में। अब मैं आगे चलता हूँ जल्दी जल्दी। 29 में सवाल है, ऑर्गन गैस इज डेंसिटी ऑफ 1.78 ग्राम पर एल, ये हमने आपको बता दिया। एसटीपी पे ये वही वाला फॉर्मूला होगा कि डेंसिटी निकालने के लिए आप मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 करके डेंसिटी एसटीपी ग्रेटर ऑफ ऑर्गन। 4 गैस दी हुई है, आगे के बताया इनमें से कितनी गैसों की डेंसिटी, सिर्फ तादाद बतानी, कितनी गैसों की डेंसिटी और फिर देख लूँ कि इसकी 1.78 से जो जरा अक्लमंद है वो कहेगा कि डेंगुला 2.4, जिसका ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बजाय इसके कि आप निकालें, आप सिर्फ ये हिसाब लगाएं कि ऑर्गन का मोलर मास जो है वो 40 है। तो जिसका मोलर मास और 40 से ज्यादा है, उसकी डेंसिटी भी 40 से ऑर्गन से ज्यादा होगी, यानी 1.78 से ज्यादा होगी। जिसका मोलर मास 40 से कम है, उसकी डेंसिटी भी ऑर्गन से कम होगी। तो सिर्फ मोलर मास निकालना है और कुछ नहीं करना। तो क्लोरीन का मोलर मास 71, हीलियम का मोलर मास 4, दिए हुए सारे एटॉमिक मास ऊपर, हमें कोई ऐसा मसला तो है नहीं। अमोनिया का 17 बनता है और NO2 का 46 बनता है। तो कौन कौन जीत गया ऑर्गन से? ये दोनों जीत गए। तो आंसर चाहिए 2, यानी 2 गैसेज जिनका
मास जो है ज्यादा है ऑर्गन से, तो ये है ऑप्शन बी। इसके बाद हमने किया सवाल, अब स्टीशियोमेट्री पे आ गए थोड़ी सी। एक इक्वेशन देकर आपसे ये कहा है कि गैसियस, और इक्वेशन देखिए क्या है, C2H4 इट इज ईथीन गैस, ठीक है ना, और ये ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट है CO2 और 2H2O। हमसे का जवाब गलत है, ऑप्शन भी आने शुरू हो गए, मैसेज फॉरन प्लीज चेक दी आंसर। वो भाई इतनी जल्दी हल्के हो जा रहे हो यार, हम इज्जत का सवाल होता है, सारी दुनिया आपके तो बहुत होगा गौर करो, हमने जवाब बताने यार, ऐसे नहीं किया करो। तो अब वो बहरहाल मुझे भी एक लम्हे के लिए आपने डरा दिया था, फिर मैंने तो अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा मसला नहीं। तो अब वो पता नहीं क्यों आपने गलती की। 12 ये है 1.5 मोल हमने इसके दिए हैं, मोल दिए हैं। देखिए व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज नीडेड टू रिएक्ट विद 1.5 मोल ऑफ C2H4, मोल दिए हैं और वॉल्यूम पूछा है। तो अब रेशो हमें ये बता रहा है C2H4 और ऑक्सीजन का, C2H4 के नंबर ऑफ मोल का रेशो है। जितने मोल आप C2H4 के यूज करेंगे, ऑक्सीजन के मोल उससे थ्राइस होंगे। तो ये अगर 1.5 है तो ये 1.5 टाइम्स 3 होगा, 1.5 टाइम्स 3 का मतलब 4.5 मोल। तो 4.5 मोल ऑक्सीजन के हमें चाहिए, मोल पूछे हमसे, वॉल्यूम क्या है। तो अब आप इस मोल को वॉल्यूम में चेंज नहीं कर सकते हैं, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो इसका मतलब है, आप करके देख लीजिएगा, ये 101 लीटर आएगा। और वैसे भी मतलब ये फिर मैं वही कहूंगा, कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, रफली स्पीकिंग बात करो 22.4 है, उसको अगर मैं 4 टाइम्स करता हूँ तो खुद जवाब तकरीबन 90 पहुंच जाता है। तो 4.5 100 के साथ बनेगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन भी तो देखिए क्या है, 33.6, 67.2, 4.5, वो मोल ही दे दिए जवाब आपको तंग करने के लिए कि आप इसी पे टिक लगा दें, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप इवन बगैर कैलकुलेशन के अंदाजे से भी सही जवाब बता सकते थे। तो दिस इज ऑप्शन बी। 30th का था, फिर 31st। अब ये 31st वाला कहता है कि which of the following is an assumption is not an assumption of the kinetic, purely concept factual question है, जिसने kinetic molecule theory की postulate याद की उसको पता है। Gas particles are very small as compared to the average distance between the particle is the right option। यानी ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट है, जबकि हमें बताना है जो नहीं है। तो अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें तो है गैस पार्टिकल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर बाय इनइलास्टिक कोलिजन, और सही ऑप्शन था कि वो इलास्टिक कोलिजन से टकराते हैं। तो इसका मतलब बी ऑप्शन में जो स्टेटमेंट लिखी है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की असम्पशन नहीं है, एंड दैट इज आवर आंसर एज वेल। 32 में हमसे कहा है कौन से नंबर में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अब अगर आप चेक करें तो सारे डेसिमल नंबर्स हैं जो जीरो से शुरू हो रहे हैं। तो इसमें जो जीरो शुरू में लिखा होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इस हिसाब से ए में 0.05 सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, बी में 0.0505, तो जो 0, 5 और 5 के बीच में है वो सिग्निफिकेंट है, इसलिए यहाँ 3 है। सी में तो नजर आ रहा है 3 दफा 4 है। तो डी ऑप्शन 0.052 में दो सिग्निफिकेंट फिगर है, वो हमारा सही जवाब है। 33 में उन्होंने कहा है कि आपके पास एक नंबर है 23.0714, जिसमें टोटल 6 डिजिट्स हैं, आप उसके राउंड ऑफ करके 3 पर ले आइए। तो अगर मैं 4 को राउंड ऑफ करूं सब डेसिमल के बाद में, इसकी जगह कुछ नहीं लिखूंगा, 0.23.071 हो गया। फिर 1 को राउंड ऑफ करूं, फिर 7 से राउंड ऑफ होगा तो उससे पीछे नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, 23.1 शुड बी माय आंसर। द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अमंग सेवरल मेजरमेंट बाय द सेम क्वांटिटी विद ईच अदर इज कॉल्ड। अगर हम ये कहें डिग्री ऑफ एग्रीमेंट यानी बहुत सारी मेजरमेंट्स आपस में एक दूसरे से कितने क्लोज हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रिसिशन कहते हैं। दिस वन आल्सो इज अ फैक्चुअल नॉलेज डेफिनेशन की बात थी। और फिर इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हीलियम गैस diffuses 4 times more rapidly than an unknown gas, so the molar mass of unknown gas should be। तो हमने आपसे कहा कि हीलियम गैस जो है वो एक अननोन गैस के मुकाबले 4 टाइम्स ज़्यादा इफ्यूज करती है। तो आप मुझे मोलर मास ऑफ अननोन गैस बता दें। तो फॉर्मूला मेरे ख्याल में ऐसे बनता है, मोलर मास ऑफ अननोन ऊपर होगा और मोलर मास ऑफ हीलियम नीचे होगा। तो इस तरफ होगा 4 या 4/1 लिख दें, एक ही बात है। तो अननोन का मोलर मास मैं निकालूंगा, हीलियम का 4 ही है, स्क्वायर कर दें दोनों जाने, तो 16 का मोलर मास
मल्टीप्लाई करें, मोलर मास should be 60 and 64 probably is the last option. Yes. ये हो गए आपके तमाम जवाबात। चूंकि मेरे पास ज़रा शायद वैरायटी ज़्यादा भी थी और मुझे था कि मैं थोड़ा पिछले भी चैप्टर को टच मारूं, तो मैंने डेल्टन्स लॉ और ग्राहम्स लॉ पे हाथ हल्का रखा है, ठीक है ना। और वो इंशाल्लाह अब अगले वाले में कसर पूरी करूंगा, फिक्र नहीं करें, छोड़ूंगा नहीं। तो लेकिन अब ये जो जितने भी जवाब मैंने आपसे डिस्कस किए, बिफोर गोइंग फर्दर, क्योंकि 2 हाथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, मैं सारी स्लाइड्स भी दोबारा दिखा देता हूँ आपको। छोटी छोटी वर्किंग जहाँ की हुई है वो देख लें और इनके सवाल भी सुनते हैं। अब्दुल्ला कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो अब्दुल्ला आप अपने आप को अनम्यूट करें, हमारी तरफ से अनम्यूट है। सर क्वेश्चन नंबर 30 एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर दो। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मोहम्मद एहसन इखलाक क्या कहते हैं? सर ये पूछना था, क्वेश्चन नंबर 30 में गेल-लुसाक प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा? अच्छा, ये 30 पे ही मिसाल माशाल्लाह हम सबकी गाड़ी अटकी हुई है। ओके, नो प्रॉब्लम मेरा बच्चा। गेल-लुसाक से मुझे कोई दुश्मनी थोड़ी है, मेरे पैसे लेके थोड़ी भागा हुआ है, तो मैं उसको नहीं लगाऊंगा। यही वो, अच्छा वही 30 पे ही माशाल्लाह सबकी गाड़ी अटकी है। ठीक है, तीसरे से भी पूछ लेते हैं भाई, वो भी अगर 30 पे ही दीवाने हैं तो इकट्ठे सबके मसले हल। ओके, दिस टाइम मलाइका बेटा आप क्या पूछना चाहती हैं? सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि 28 में अगर आपने मोल से समझाया तो सर हमने मतलब मैंने ये सोचा था कि अगर मैंने मास से सोचा था कि मास अगर नियॉन का 20 है और आर्गन का 40 है तो मास उसका तो हाफ है ना, तो वो आधा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उससे, और अगर हम उसको डबल कर देंगे तो नियॉन का मास हमें उसका 3 टाइम्स मोर करना पड़ेगा। तो मैंने इस तरह से सोचा था, तो हम इस तरह क्यों नहीं सोच सकते? वो आपने गलत सोचा था, हमें मोल से हिसाब लगाना है और मोल से हमें सही कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी जरा 30 पे बात कर लो। आप सबको मैं पहले बंद कर दूं, तो ये बेटा 30 में जो आपकी अब उलझन मेरी समझ में आई है, वाई पीपल्स परेशान सो मच इन दिस क्वेश्चन, आप इस पे जो गेल-लुसाक प्रिंसिपल लगा रहे हैं तो मैंने भी वही लगाया है, मगर याद रहे गेल-लुसाक वाज फॉर वॉल्यूम। अगर इधर भी वॉल्यूम दिया हुआ होता और इधर भी, तो आप वॉल्यूम और मोल का रेशो सेम है ये कहा था। जिस मोल रेशो से गैसेस रिएक्ट करती हैं उसी वॉल्यूम रेशो से रिएक्ट करती हैं। ये नहीं कहा था कि वॉल्यूम इज इक्वल का, अगर मैं मोल है वही जितना वॉल्यूम CuH4 से 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ, तो ये थोड़ी, ये 1. ये 1.5 लीटर हो गया, ऐसे नहीं कहा। ये कहा कि ये अगर 1 to 3 मोल रेशो से वॉल्यूम रेशो भी है, यानी अगर मेरे पास इसका वॉल्यूम 1.101 लीटर आंसर आया है तो 1.5 का भी वॉल्यूम निकालें तो ये 33 पॉइंट समथिंग आएगा, और अब रेशो निकालना है, ये 1:3 का ही रेशो है। तो याद रहे, आप गेल-लुसाक प्रिंसिपल वॉल्यूम के लिए डायरेक्ट लगाते हैं। मैंने यहाँ आपको एक जगह पे मोल दिया है और वॉल्यूम पूछा है, तो जब तक क्वांटिटीज को इक्वलेट नहीं कर देंगे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। तो अगर आपके पास यहाँ मोल था तो आपने ऑक्सीजन में मोल निकाले, वो निकले 4.5, अब उसे वॉल्यूम में चेंज कर दिया। आप इस 1.5 मोल को वॉल्यूम में चेंज करते, वो निकलता 33.6 एग्जैक्टली। अब इस वॉल्यूम को 3 टाइम्स करते, आपको वही 101 मिलता। तो ये नहीं हो सकता कि एक वॉल्यूम था एक मोल था और आप कहते दोनों को इक्वेट कर दें। नो, ये नहीं हो सकता। ये आपकी वो मेजर मिस्टेक है जिसकी वजह से आप लोगों ने गलतियां की हैं। एनी अदर थिंग बेटा, सो दैट आई कैन मूव फॉर माय थ्योरी। यस इकरा बेटा क्या पूछना चाहती हैं? सर क्वेश्चन नंबर 23 समझा दें एक बार फिर से। 23 पे वापस से, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। हियर इज 23 में यूनिट कन्वर्जन है बेटा। यूनिट कन्वर्जन में हमने आपको ये रिलेशन लिखवाया था कि 1 atm इज इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और इसका मतलब ये है कि जो भी आपको प्रेशर 760 मिलीमीटर में दिया जाएगा, अगर आप उसे एटीएम में चेंज करना चाहते हैं तो उसे 760 से डिवाइड करते हैं। तो आपको दिया गया था प्रेशर 735 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी,
अगर आप इसे ATM में चेंज करना चाहते हैं तो आप 760 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देख लीजिए आपका आंसर 0.7967 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, फिर हमने ताबीना से पूछना है, वो क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी सर। बेटा। मसला सर मुझे क्वेश्चन 29 दोबारा समझा दें। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 दोबारा समझाने की इशारत करता हूँ, ढूंढ लूँ कहाँ है। ओके, देखिए यहाँ आपको कहा गया है कि आपके पास ऑर्गन की डेंसिटी दी गई है आपको 1.78 और आपसे कहा गया है कि आप ये बताइए जितनी गैसेस आपको दी थी 4, उनमें से किसकी डेंसिटी 1.78 से ज्यादा है। ठीक है, मैंने आपसे कहा एक तरीका ये है कि उठाइए कैलकुलेटर और चारों की डेंसिटी निकाल दीजिए। ये रहा फॉर्मूला m डिवाइडेड बाय 22.4, सो दैट यू कैन नो दैट कि किस किस की वैल्यू 1.78 से ज्यादा और हमें इत्मीनान हो जाए। ट्रिक ये थी कि अगर हम थोड़ा सा सोचते कि डेंसिटी का फॉर्मूला मोलर मास डिवाइडेड बाय 22.4 है, सब गैसेस के मोलर मास को 22.4 से डिवाइड करेंगे, तो आपको भी खुद अकल आनी चाहिए, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका आंसर बड़ा आएगा। ठीक है, तो अब जो ऑर्गन का मोलर मास है वो 40 है, तो अब जिसका मोलर मास 40 से ज्यादा है उसकी डेंसिटी ऑर्गन से ज्यादा होगी, जिसका मोलर मास 40 से कम है उसकी डेंसिटी ऑर्गन से कम होगी। तो ये सबके मोलर मास मैंने आपके सामने लिखे हैं और आपको नजर आ रहे हैं कि ये मोलर मास ज्यादा है और ये मोलर मास ज्यादा है। इसका मतलब दो गैसें ऐसी हैं जो मोलर मास के एतबार से और डेंसिटी के एतबार से ऑर्गन से आगे हैं, और दो गैसें ऐसी हैं जो ऑर्गन से पीछे हैं। इसलिए हमने आंसर में कहा 2, विच इज ऑप्शन बी। क्या ख्याल है? नूरुल ऐन आप पूछना चाहती हैं कुछ? जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे 26 समझा दें, 26 क्वेश्चन नंबर। 20 क्या हुआ बेटा? हमने जी दो कंटेनर का वॉल्यूम 1.1 है और उसमें 0.6 है, दूसरे कंटेनर का वॉल्यूम 2.2 है और उसके नंबर ऑफ मोल्स बताइए। अव्वल तो ये ज़बानी हो रहा है कि अगर वॉल्यूम डबल हो रहा है भी डबल 13.2 है। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अब जो 2-4 रहे वो भी पूछ लो भाई। तो फिर सॉलिड की किस्मत जागी। चले फिर, हमने आज आपसे थ्योरी में जो बात करनी थी, इट्स अबाउट टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि with which type of particle they are made up of. So altogether they made up of 3 types of particles. So they may be classified as ionic solids, और इन्हें ionic crystals भी कह सकते हैं। ठीक है ना, दोनों नामों से पुकारते हैं। अच्छा, और फिर इन्हें कहेंगे atomic solids, which may be atomic crystals as well, and then molecular solid. मेरे ख्याल में तो बताने की भी जरूरत नहीं है, जब हम इस तरह लिख रहे हैं तो दिस इज अबाउट on the basis of atom, ions or molecule, whatever the composition is. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 3 तरह के सॉलिड होते हैं। मैंने तो कहा था 4 तरह के, तो उसकी वजह ये है कि जो एटम से सॉलिड बनते हैं पहली बार, वो एलिमेंट होते हैं। दुनिया में कितने एलिमेंट नेचुरल हैं? 92। उसमें से सॉलिड कितने हैं? तो सॉलिड हैं तकरीबन 79, 10 नॉन मेटल हैं और 69 सॉलिड मेटल है। मेटल वैसे 70 है, एक मर्क्यूरी है इसलिए उसको नहीं गिना, तो लिक्विड मेटल में चला गया ना। तो 69 सॉलिड मेटल हैं और 10 नॉन मेटालिक सॉलिड हैं। तो ये सारे एटम से मिलके बने हैं। ये सारे अगर
हैं तो ये एटम कौन सा एटम हुआ, ये सॉलिड कौन से सॉलिड हुए, एटॉमिक सॉलिड। तो हमने मेटालिक नॉन मेटालिक का फर्क करने के लिए एक को कहा है मेटालिक सॉलिड्स, ऑब्वियसली जो मेटल हैं, और जो नॉन मेटल हैं उनको कहा है कोवेलेंट सॉलिड्स। इस तरह ये जबरदस्ती के हमने 4 बना दिए 3 से। तो बेसिकली ये 4 इस सेंस में हुए कि एक है आयनिक सॉलिड, एक है मेटालिक सॉलिड, एक है कोवेलेंट सॉलिड और एक है मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें जो मेटालिक और कोवेलेंट हैं वो बेसिकली इस ब्रॉड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट्स दे आर एटॉमिक सॉलिड। ठीक है, अब ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही सीधा साधा फैक्चुअल हिसाब किताब है जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो सॉलिड एटम से या मॉलिक्यूल से आयन से मिलकर बनते हैं उनकी एग्जाम्पल और उनकी जो बहुत ही हलवा किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। सो लेट्स सी। तो जल्दी जल्दी इसको व्यू कर लेते हैं। ये है आयनिक सॉलिड, ऑब्वियसली which made up of oppositely charged particles made up of a strong electrostatic force of attraction. ये made up of oppositely charged particles held together by strong electrostatic force of attraction. तो ये वो सॉलिड हैं जो कैटाइन और एनाइन से मिलकर बनते हैं, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि इनके दरमियान इंतहाई स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। तो ऐसे पार्टिकल्स चूंकि एक दूसरे को आइंस ने बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से पकड़ा हुआ है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। ये सॉलिड्स हार्ड और ब्रिटल है, बहुत ही सख्त हैं, और ब्रिटल का मतलब होता है ब्रेकेबल है, पथरीले हैं, पत्थर की तरह रॉकी हैं। जो उनकी खूबी क्या होती है, पत्थर को आप मोड़ तो नहीं सकते, फ्लेक्सिबल तो नहीं होता। अगर उस पर हम हैमरिंग करेंगे, हथौड़े बरसाएंगे, उसे तोड़ेंगे तो वो टूटता है, पिचकता नहीं है, क्रैक पड़ जाएंगे, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ये टूटने की, ब्रेकिंग की खूबी ब्रिटल कहलाती है। तो दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। और ऑब्वियसली जब इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़कर बने हैं तो दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इन्हें मेल्ट करके लिक्विड बनाना बहुत मुश्किल होगा। फिर इन वाटर और ये इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इन्हें मेल्ट किया जाए या पानी में डिसॉल्व किया जाए तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बातें ध्यान में रखनी है आयनिक सॉलिड्स की। फिर इसके बाद है मेटालिक सॉलिड्स या मेटालिक क्रिस्टल्स, याद रखेंगे। तो ये है टाइप ऑफ एटॉमिक सॉलिड जिसमें एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। अब इस मेटालिक बॉन्ड का याद रखेंगे कि मेटल के अंदर हिसाब किताब ये होता है कि जो एटम्स होते हैं, चूंकि मेटल की आपको याद है खूबी है कि मेटल ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिनके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर उनका ज़्यादा होल्ड नहीं होता, इसलिए प्रैक्टिकली रूम टेम्परेचर पे जब एक मेटल सॉलिड हालत में होता है तो उसके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द घूम नहीं रहे होते, बल्कि वो एटम्स के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से निकलकर एटम्स के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के तौर पर मूव कर रहे होते हैं। वो उस पर्टिकुलर मेटल के अंदर ही होते हैं लेकिन ऑर्बिट नहीं कर रहे होते, बल्कि वो फ्रीली पूरे एटम्स के दरमियान जो खाली जगह है उसमें मूव कर रहे होते हैं। इसलिए प्रैक्टिकली जब कोई एटम के अंदर झांकेगा मेटल के अंदर तो उसे क्या नजर आएगा कि हर मेटल के लास्ट ऑर्बिट के 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऑर्बिट में नहीं है। तो जब वो उसके ऑर्बिट में नहीं है तो वो एटम में से जब एक भी इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एटम बन जाता है कैटाइन। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके ऊपर +1 का चार्ज, 2 निकल जाए +2 का चार्ज, 3 निकल जाए +3 का चार्ज। सो प्रैक्टिकली तमाम मेटालिक सॉलिड्स में एटम कैटाइन्स की सूरत होते हैं
चूंकि उनका लास्ट ऑर्बिट वैनिश हो जाता है तो ये जगह बन जाती है, वरना ये याद रहे दोनों कैटायंस के बीच में जगह नहीं है। ये इस एटम का लास्ट ऑर्बिट था, ये इस एटम का लास्ट ऑर्बिट था, दोनों ने अपने लास्ट ऑर्बिट चूंकि एक तरह से खत्म कर दिया और उनके इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये गैप उस जगह का है। ये तीसरा कैटायन, इस तरह से हम शो करते हैं कि देयर आर कैटायंस एट लिटिल डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर, और उनके कैटायन बनने की वजह ये हुई कि उनके लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जिसे उसूलन गोल घूमना चाहिए था, वो गोल घूमने के बजाय इलेक्ट्रॉन उसी जगह पर है जहां वो उसके ऑर्बिट्स होते। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि अगर ये नॉर्मल तरीके से सिर्फ अपने ऑर्बिट में घूम रहे होते, तो जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये अपने ही एटम के ऑर्बिट में घूमता और सिर्फ एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता। अब फ्री घूम रहा है तो हर न्यूक्लियस का हर कैटायन का न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह ये कम्युनिटी बॉन्ड बन गया जिसमें हर एक का इलेक्ट्रॉन सबको अट्रैक्ट कर रहा है और सबके कैटायन हर एक के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मेटल, जिसकी खास बात ये है कि मेटल के स्ट्रक्चर में कैटायंस होते हैं विच आर अट्रैक्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के बहुत से कंडक्टर बनते हैं। तो ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन। इनकी प्रॉपर्टीज क्या बनेगी? तमाम मेटल्स शाइनी होते हैं, एट देयर सरफेस चमकते हैं मेटल्स, कंडक्टर ऑफ हीट, नॉर्मली इनके बॉन्ड होते हैं, नॉट फॉर ऑल मेटल्स, मोस्टली। आपको याद आएगा ये जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एस ब्लॉक के थे, सेकेंड ईयर में आपके बारे में पढ़ा 69 सबके मेल्टिंग पॉइंट हाई हैं। अगर 4, 6, 8 के हाई नहीं होंगे तो वो इग्नोर किए जाएंगे और जनरल स्टेटमेंट लिखी जाएगी। इसी तरह दे आर ऑल मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब है हम इनकी शीट्स बना सकते हैं, एंड दे आर डक्टाइल, इसका मतलब है हम इनकी वायर बना सकते हैं। ये दूसरे नंबर पे आ गई बात। तीसरे नंबर पर है कोवेलेंट सॉलिड्स और क्रिस्टल्स। ये भी एटॉमिक सॉलिड्स हैं और नॉन मेटल्स हैं बेसिकली, गिनती के 10 ही हैं। held together by covalent bond, इनकी एग्जाम्पल में है कार्बन जैसे, सल्फर वगैरह। अब अगर आप चाहें तो जो पीछे हमने 2 किए हैं उनकी एग्जाम्पल्स वैसे दी नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें अंदाज़ा है सोडियम क्लोराइड शुड बी द बेस्ट एग्जाम्पल इन केस ऑफ आयनिक। एंड मेटल्स की तो याद होनी चाहिए सारे, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सारे के सारे मेटालिक सॉलिड की एग्जाम्पल हो गए। और यहाँ हमने ये दे दी। इनकी प्रॉपर्टीज हैं, अमूमन इनके भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, इनकी डेंसिटी अमूमन कम होती है, मेटल की तरह भारी नहीं होते, लो डेंसिटी, और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। खासतौर पर कार्बन में डायमंड उसकी एक फॉर्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारे नॉन सब्सटेंसेस में सबसे ज़्यादा है। एंड देन द लास्ट वन इज molecular solids which are made up of molecules. और इनमें 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, एक वही जैसे लिक्विड में कहा था वॉन डेर वाल फोर्सेस, और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इनकी खूबियां ये हैं कि ये उन सॉलिड्स में से हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, शामिल ग्लूकोज वगैरह। तो ये मैंने टाइप्स की सारी बात कर दी। एंड बिफोर आई फिनिश,
साइमन कुछ पूछना चाह रहे हैं, पहले मैं उनकी सुनूं। जी बेटा। सर ये सरफेस शाइनी होती है तो इससे इसकी वजह क्या होती है? क्या किस फैक्टर करोगे, पे डिपेंड करता है? मैट्रिक से सुनते हुए आ रहा हूँ, किसी से पूछा नहीं। नहीं सर, आपसे पूछ रहा हूँ। तो पूछा नहीं, आप इसका क्या करोगे, अचार डालोगे? सर काम आएगा। ये बता रहे हैं ना यार, टेंशन का ही ले रहा हूँ, थोड़ी मस्तियां भी तो करने दो, खाली बैठे बैठे उठा नहीं गया मैं। पहले ये बताओ, अगर जब लाइट किसी भी चीज के ऊपर गिरती है, माशाल्लाह सेकंड ईयर सारा कुछ पढ़ के आ गए यार तुम लोग। तो क्या होता है लाइट जब गिरती है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो क्या होता है? होता ये है कि लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। शाइन तब होता है जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वो चमकते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो डल हो जाते हैं, ठीक है। अब बताइए लाइट एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाती है? तो बॉहर की थ्योरी पढ़ी थी, लाइट एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन उस लाइट को लेकर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चले जाते हैं। मेटल के लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन मेटल में है ही नहीं, उनके ऑर्बिट में ही नहीं है, तो वो लाइट एब्जॉर्ब कौन करेगा? ठीक है, तो मेटल्स में चूंकि लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन वैसे ही फ्रीली मूव कर रहा है, तो वो लाइट एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते, नॉन मेटल वाले करते हैं। तो इसलिए ज्यादातर मेटल जो है वो शाइनी होते हैं, वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। यस सर, ओके, थैंक यू। इससे पर पेट की दर्द दूर होगी और कोई फायदा नहीं है। तो अब हम इस लेक्चर को खत्म करें, क्योंकि जो हमारे कायद वाले बच्चे हैं उनकी क्लास 1 बजे शुरू होनी होती है, लेकिन उनको बड़ी परेशानी होती है, धड़ाधड़ उन्होंने हमला कर दिया है, तो इसलिए अब उनकी क्लास का टाइम है। थैंक यू वेरी मच।